मीडिया क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, हमने डिस्कस किया है कि पिछली क्लास में प्राइस इलास्टिसिटी, पहले हमने जाना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए जरा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हमने तीन तरीके की इलास्टिसिटी की बात करी। हमने बात करी प्राइस इलास्टिसिटी, दैट इज ईपी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, देन EY, income elasticity of demand, then EC, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी को हम डिस्कस कर चुके हैं। क्या था कॉन्सेप्ट प्राइस इलास्टिसिटी का? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस इलास्टिसिटी को मेजर करने के लिए वी वर हैविंग डिफरेंट मेथड। कौन कौन से मेथड थे हमारे पास? एक प्रोपोर्शनेट मेथड, देन expenditure method, total expenditure method, then point elasticity method, then arc method। ये चार मेथड थे किस बात के लिए? प्राइस इलास्टिसिटी को मेजर करने के लिए। किस बात के लिए चार मेथड है बेटा? प्राइस इलास्टिसिटी को मेजर करने के लिए। ये चार मेथड आपके किस बात के लिए बेटा? प्राइस इलास्टिसिटी को मेजर करने के लिए। ठीक है, अब हमें आज की क्लास में डिस्कस करना है, नेक्स्ट अपना पार्ट है इनकम इलास्टिसिटी। तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं इनकम इलास्टिसिटी की, क्या होगी? परसेंटेज, इट मेजर्स परसेंटेज चेंज इन डिमांड। अब यहाँ पर डिमांड वर्ड यूज करेंगे बेटा, क्वांटिटी डिमांडेड यूज नहीं करेंगे। परसेंटेज चेंज इन डिमांड विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन इनकम, चेंज इन इनकम। बस बाकी सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल उसी तरीके से, कहीं आपको ज्यादा कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है यहाँ पर। ठीक है, जरा देखते हैं। करेक्ट, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड means the ratio of percentage change in the quantity demanded due to percentage change in income। यहाँ पर बेटा क्वांटिटी डिमांडेड की जगह हम डिमांड वर्ड यूज करें, ज्यादा बेटर है। डिमांड, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। इनकम में चेंज होने की वजह से जो भी आपकी डिमांड में जो चेंज होगी उस बात को मेजर करते हैं, उसको हम कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ पर कोई भी आर्क मेथड नहीं है। यहाँ पर तीन तरीके की इनकम इलास्टिसिटी, तो छोटा सा पार्ट है, ज्यादा कुछ भी कंसेप्ट नहीं है। पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी, जीरो इनकम इलास्टिसिटी। पॉजिटिव, करेक्ट, इन केस ऑफ नॉर्मल और लग्जरी गुड्स देयर विल बी पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड। अगर नॉर्मल गुड्स हैं, लग्जरी गुड्स हैं, तो उनमें जो रिलेशनशिप होगी वो कैसी होगी? पॉजिटिव रिलेशनशिप होगी बेटा। कैसी रिलेशनशिप होगी? पॉजिटिव रिलेशनशिप होगी। कैसी रिलेशनशिप होगी? पॉजिटिव। हमने वैसे भी देखा था कि अगर पॉजिटिव रिलेशनशिप से हमारा मतलब होता है कि अगर इनकम बढ़ेगी, क्या मतलब होता है बेटा? कि अगर इनकम बढ़ेगी तो हमारी क्या होगी? डिमांड भी बढ़ जाएगी। ठीक है, इसका मतलब होता है पॉजिटिव रिलेशनशिप। तो पॉजिटिव रिलेशनशिप में भी तीन कैटेगरी हैं। EY is 1, EY is greater than 1, EY is less than 1। तो उसमें भी तीन तरीके की। वन कब होगी? जब परसेंटेज चेंज इन इनकम, परसेंटेज चेंज इन इनकम, चेंज इन इनकम इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड। तो पॉजिटिव होगी, मोर देन वन, सॉरी वन होगी, इक्वल टू वन। ग्रेटर देन वन कब होगी? जब परसेंटेज चेंज इन डिमांड, परसेंटेज चेंज in demand is more than percentage change in income। तो मोर देन वन। लेस देन वन कब होगी? जब परसेंटेज चेंज इन डिमांड कम होगी परसेंटेज चेंज इन इनकम से। देखिए यहाँ तीनों ही केस में इनकम के बढ़ने पे डिमांड बढ़ेगी, बट अगर इनकम 10% से बढ़ती है, डिमांड भी 10% से बढ़ेगी, तब तो हमारी EY इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। इनकम 10% से बढ़ी, डिमांड 10% से ज्यादा बढ़ गई, मोर देन 1।
इनकम 10% से बढ़ी, डिमांड 10% से कम बढ़ी है बट कम बढ़ी है, तो लेस देन 1, और तीनों ही केस में कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। क्या रहेगा, पॉजिटिव। देन नेगेटिव में क्या होगा कि जब इनकम बढ़ी है और डिमांड क्या हो गई, कम हो गई, तो हमारी इलास्टिसिटी नेगेटिव होगी, और ये इंफीरियर गुड्स के केस में होता है। कहां पर होता है, इंफीरियर गुड्स के केस में होगा बेटा, ठीक है। और जीरो नेसेसिटीज के केस में इनकम इलास्टिसिटी जीरो होगी, मतलब इनकम के बढ़ने पर भी डिमांड में कोई चेंज नहीं आता है, तो उस केस में जीरो हो जाएगी। ये तीन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स इनकम इलास्टिसिटी क्या होगी बेटा, नेगेटिव। सिंपल, सीधे सीधे आपको कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन मिलेंगे, आपके अपने मॉड्यूल के क्वेश्चंस लिए हुए, आपको बिल्कुल कहीं दिक्कत आनी ही नहीं, ठीक है। इफ गुड्स आर लग्जरी, इट्स इनकम इलास्टिसिटी, लग्जरी है तो बेटा बोलो मोर देन 1, पॉजिटिव एंड मोर देन 1, यस पॉजिटिव एंड मोर देन 1। सपोज अ कंज्यूमर इनकम इंक्रीजेस फ्रॉम 30,000 to 36,000, as a result consumer increasing her purchase of compact CD 25 CD to 30 CD. What is the consumer income elasticity? अब यहाँ पर इन्होंने आर्क मेथड कहा जरूर है बेटा, लेकिन आर्क में आपको सेम कॉन्सेप्ट लगाना है, सीधे सीधे आपको यहाँ आर्क से कोई लेना देना नहीं है। देखो क्या कहा था हमने, देयर इज नो आर्क मेथड, तो लिखा है बना रहने दीजिए, आर्क आपको नहीं लगाना है, सीधे सीधे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, कितना परसेंट चेंज हुआ, चेंज है 5 डिवाइड बाय ओरिजिनल 25 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये चेंज हो गया, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम, इनकम में चेंज कितना हुआ है बेटा, 6000 डिवाइड बाय ओरिजिनल है 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, सॉल्व कर लीजिए आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आप सॉल्व कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। कह रहे हैं द क्वांटिटी परचेज रिमेन कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन इनकम, दिस इज नोन एज, कैसा है, देखो ये किस कैटेगरी में, जीरो इनकम इलास्टिसिटी, किसमें हो गया, जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कह रहे हैं एज इनकम इंक्रीजेस द कंज्यूमर विल गो in for superior goods and consequently the demand for the inferior goods fall. This means income elasticity of demand less than 1, negative income elasticity, जो inferior की है वो क्या है, negative income elasticity. When income increases, the money spent on necessity of life may not increases in the same proportion. The income elasticity of demand is 0, income elasticity of demand is 1, income elasticity of demand is greater than 1, income elasticity of demand is less than 1, less than 0। तो देखो बेटा क्या कह रहे हैं, ये कौन सा केस हो गया, जीरो वाला केस हो जाएगा, क्योंकि नेसेसरीज की बात करेगी, किसकी बात करेगी, नेसेसरीज। आप चाहो तो एक बार और पढ़ लो, केस ऑफ नेसेसरीज गुड्स। When income increases, ये हो गया बेटा, कह रहे हैं द लग्जरी गुड्स लाइक ज्वेलरी, फैंसी आर्टिकल्स विल हैव, तो बेटा हाई इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अभी हमने देखा था ना मोर देन 1 इनकम इलास्टिसिटी थी। द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ टोमेटो इज 0.20, 0.25, बेटा पॉजिटिव है, बोलो हाँ या ना, पॉजिटिव है बट लेस देन 1, ये वाला केस है, पॉजिटिव है लेस देन 1। तो लेस देन 1 किस केस में होता था बेटा, जब चेंज इन डिमांड इज लेस देन चेंज इन इनकम। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नॉर्मल गुड्स कांट से, बेटा हाँ ये नॉर्मल गुड्स में होता है ना, लग्जरी गुड्स या नॉर्मल गुड्स, नॉर्मल गुड्स में होगा बेटा, इंफीरियर में तो देखो किसी भी तरीके से। लग्जरी में जनरली क्या होता है कि हाई इनकम इलास्टिसिटी होती है, तो ये नॉर्मल गुड्स का सिचुएशन बन जाएगी, किसकी सिचुएशन बन जाएगी, नॉर्मल गुड्स की सिचुएशन बन जाएगी, ठीक है। सपोज द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ एजुकेशन इन अ प्राइवेट स्कूल इन इंडिया इज 1.6, व्हाट डज इट इंडिकेट्स, प्राइवेट स्कूल एजुकेशन इज लग्जरी, मोर देन 1 है ना, तो लग्जरी होगा, नेसेसरी होता तो जीरो, खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, और टॉपिक है हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी की बात करें तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, परसेंटेज चेंज EC is equal to percentage change in demand
x अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ, ये यहाँ पर हम डिमांड कहें, हम क्वांटिटी डिमांड क्वांटिटी की बात करें तो हमारी क्वांटिटी चेंज हो रही है, वो किसकी वजह से चेंज हो रही है? प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। देखिए अगर क्वांटिटी चेंज हो रही है किसकी वजह से चेंज हो रही है? प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ, तो वो आपका फर्स्ट केस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपकी जो क्वांटिटी चेंज हो रही है किसकी वजह से चेंज हो रही है? प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। तो रिलेटेड कमोडिटी की वजह से अगर प्राइस चेंज हो रही होगी तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस एक्स एंड में बी सब्स्टिट्यूट। रिलेटेड है तो सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं। बहुत सिंपल सा तरीका, पॉजिटिव इनकम में सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में हमेशा पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी होगी। सब्स्टिट्यूट में हमने देखा था कि अगर हमारे सब्स्टिट्यूट के प्राइस बढ़ेंगे तो हमारी डिमांड बढ़ेगी, तो पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी होगी, और कॉम्प्लीमेंट्री के केस में नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी होगी। बस इतनी बातें आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हियर डू नॉट इग्नोर माइनस एंड प्लस साइन। यहाँ पर हमें माइनस और प्लस नहीं, क्योंकि पॉजिटिव सब्स्टिट्यूट के लिए आएंगे और नेगेटिव किस बात के लिए आएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री के लिए। हमें बात समझनी है। इन द ICI मोस्ट ऑफ द केसेस आर्क मेथड हैव बीन यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी के कैलकुलेशन के लिए आर्क मेथड यूज करेंगे। मैं आपको फॉर्मूला बता दूं क्या हो जाएगा। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी क्या होगा? डेल्टा क्यू अपॉन और डेल्टा क्यू अपॉन या Q0 प्लस Q1 बाई 2, ये सब x के लिए देना है, इंटू 100 अपॉन डेल्टा P अपॉन P0 प्लस P1 बाई 2 इंटू P। सॉल्व करें अगर इसको तो फॉर्मूला आ जाएगा, आपका Q1 माइनस Q0 अपॉन P1 माइनस P0 इंटू P1 प्लस P0 अपॉन Q1 प्लस Q0। ध्यान क्या देना है? जो P है वो रिलेटेड कर, किसका लेना है? रिलेटेड का। फॉर्मूला रख देंगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन करके देखते हैं। If the quantity demanded of mutton increases by 5%, when the price of chicken increases by 20%। अब देखो बेटा प्राइस किसका है? चिकन का, और डिमांड किसकी है? मटन। ये तो सीधे सीधे फॉर्मूला दिया हुआ है। तो EC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी दैट इज 5 अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस दैट इज 20। परसेंटेज में दिया ना, और if the quantity demanded mutton increase by 5%, मतलब इंक्रीज हो रही है, और दोनों क्या है? सब्स्टिट्यूट, दोनों एक दूसरे से सब्स्टिट्यूट है, तो सब्स्टिट्यूट के केस में क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। क्या आएगी? पॉजिटिव। तो कितनी आ जाएगी? पॉजिटिव 0.2। Yes, positive. When the numerical value of cross elasticity between two goods is very high, it means high मतलब पॉजिटिव की बात करें तो goods are perfectly complement and therefore have to be used together. No, the goods are perfectly substitute and can be used with ease in the place of each another. High degree of substitutability. There is high degree of substitutability between two goods. The goods are neutral and therefore cannot be done. High degree. C करेंगे। Perfect substitute नहीं कह सकते, हाई डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूटेबिलिटी का है तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे परफेक्ट भी ठीक है,
वेरी हाई का हाई डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूटिविटी। द क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन पर्सनल कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर, दोनों कैसे हैं? कॉम्प्लीमेंट है। बोलो बच्चों, दोनों कैसे हैं? कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट के केस में क्या होता है? नेगेटिव। द क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन ब्रेड एंड डीवीडी, बोलो बेटा ब्रेड और डीवीडी क्या कोई रिलेशन है क्या? नो। चलिए ये बात आपको समझ में आ गई है। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं, हाँ एक छोटा सा पॉइंट छूटा है और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह रहा है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। आप बताइए कोई एक कमोडिटी है, अगर उस कमोडिटी के बहुत सारे सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट का मतलब समझते हो कि बहुत सारे, मतलब अगर जैसे समझ लीजिए कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक तो थम्स अप के बहुत सारे सब्स्टिट्यूट हैं। आप कोक में चले जाइए, पेप्सी में चले जाइए, लिम्का है और भी बहुत सारे सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं। तो अगर कोई कमोडिटी जिसके ढेर सारे सब्स्टिट्यूट हैं, तो अगर उसमें थोड़ा सा भी प्राइस चेंज होगा ना, तो कस्टमर होगा तो उसमें सब्स्टिट्यूट की तरफ मूव कर जाएगा। मतलब प्राइस थोड़ा सा भी चेंज होगा और डिमांड ज्यादा चेंज होगा। तो यहाँ पर अगर कोई कमोडिटी जिसके बहुत सारे सब्स्टिट्यूट होंगे तो वो कैसी होगी? इलास्टिक, मोर इलास्टिक होगी। कैसी होगी? मोर इलास्टिक। If commodity have more close substitute, have more elastic demand, उसकी इलास्टिसिटी कैसी होगी? मोर इलास्टिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा सारे पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पोजीशन ऑफ कमोडिटी इन अ कंज्यूमर बजट, अगर कंज्यूमर के बजट में कमोडिटी की पोजीशन मैक्सिमम पार्ट पे है, नॉमिनल नहीं मेजॉरिटी पार्ट में है, तो उसकी इलास्टिसिटी हाई होगी। और अगर बहुत नॉमिनल पार्ट है तो उसकी इलास्टिसिटी कम होगी। जैसे अगर मैं बात करूं ग्रोसरी का घर का बजट है, उसमें सॉल्ट का एक महीने का बजट कितना होता है? 20 का, 20 रुपए केजी आता है, तो 1 केजी भी नहीं लगेगा 20 का, फिर भी हम मान ले बेटा अगर सॉल्ट के प्राइस 50% से भी बढ़ जाए, 20 से बढ़ के 30 हो जाए, बहुत नॉमिनल अमाउंट खर्च हो रहा है, हम बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। जब हम कुछ खरीदने जाएंगे तो मेनली हमारा फोकस किन कमोडिटीज पे रहता है? जिन पे हमारा बजट मैक्सिमम एलोकेट हुआ, तो उन पे हम सोचते हैं यार क्योंकि उनसे मेरा बजट डिस्टर्ब हो जाएगा। इस छोटे से अमाउंट से नॉमिनल सा अमाउंट लगना है, वहां पर उससे बजट पे फर्क नहीं पड़ेगा। हम तो जब किसी कमोडिटी का कंज्यूमर के बजट में मैक्सिमम पार्ट होता है तो वो कमोडिटी ज्यादा इलास्टिक होती, ज्यादा सेंसिटिव होती, और अगर नॉमिनल पार्ट होता है तो वो ज्यादा सेंसिटिव नहीं होती। देखिए कह रहा है जनरली ग्रेटर द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन अ कमोडिटी इज ग्रेटर विल बी द इलास्टिसिटी एंड वाइस वर्सा। ठीक है, बात समझ में आती है? यस। नेचर ऑफ द कमोडिटी इन जनरल लग्जरी गुड्स आर प्राइस इलास्टिक वेयर नेसेसरीज आर लेस प्राइस इलास्टिक या नो इलास्टिक। तो लग्जरीज हैं वो प्राइस इलास्टिक है, अदरवाइज लेस इलास्टिक है। नंबर ऑफ यूजेस, कोई एक कमोडिटी है जिसके ढेर सारे यूजेस हैं, जैसे मिल्क है, मिल्क की तरह यूज कर सकते हैं हम, कर्ड के रूप में यूज कर सकते हैं हम, घी के रूप में यूज कर सकते हैं हम, और भी खोए के रूप में यूज कर सकते हैं, कई रूप में मिठाई बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, कई तरीके से यूज कर सकते हैं बेटा। ठीक है, तो अगर हम एक कमोडिटी के ढेरों यूजेस होते हैं तो उसकी हाई इलास्टिसिटी हाई, उसकी इलास्टिसिटी कैसी होगी? हाई। तो कह रहे हैं द नंबर ऑफ यूजेस, द मोर ऑफ द पॉसिबल यूज ऑफ द कमोडिटी द ग्रेटर विल बी द प्राइस इलास्टिसिटी, उसकी प्राइस इलास्टिसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, द पीरियड a person can better adjust himself in the long run, so demand will be elastic in long run। ध्यान रखिएगा लॉन्ग रन में जो डिमांड होगी इलास्टिक, अगर किसी चीज के प्राइस अचानक से तुरंत चेंज हो तो कई बार वो व्यक्ति शिफ्ट नहीं कर पाता, वो अल्टरनेटिव नहीं ढूंढ पाता, तो वो उसी महंगे प्राइस पे ही गुड्स खरीदता रहता है। लेकिन जब लॉन्ग रन में एक लंबे समय में जाएंगे तो वो अल्टरनेटिव ढूंढ लेगा, तब मतलब उसकी डिमांड पे फर्क आ जाएगा। तो अगर एक कमोडिटी है जो लॉन्ग रन में उसकी डिमांड क्या होगी? इलास्टिक होगी, शॉर्ट रन में डिमांड इलास्टिक नहीं होती है। कंज्यूमर हैबिट, जो चीजें कंज्यूमर हैबिट की बन जाती हैं वो लेस इलास्टिक होती है। जैसे जो लोग सिगरेट के हैबिचुअल हो जाते हैं, लिकर के हैबिचुअल हो जाते हैं, और भी कोई हैबिट होती है, तो उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि उसके प्राइस क्या है, वो उसे परचेज करते ही करते हैं बेटा। ठीक है, तो ये प्राइस इन इलास्टिक होते हैं। टाइट डिमांड, ज्वाइंट डिमांड, समझिएगा the demand for the goods which are tied or joined to other is normally inelastic against those जिनकी डिमांड इंडिपेंडेंट है। देखिए जैसे पेन और इंक,
तो इंक की डिमांड टाइट डिमांड है। अगर आप पेन खरीदोगे तो आपको इंक की जरूरत पड़ेगी। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो अगर पेन खरीदोगे तो इंक की जरूरत पड़ेगी, तो जो इंक की डिमांड होगी वो इनइलास्टिक। क्या फर्क पड़ रहा है? इंक के प्राइस कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा है। तो कभी कभी टाइट डिमांड एक कमोडिटी से दूसरी कमोडिटी की डिमांड जुड़ी होती है, ठीक है, तो उस पे वो लेस इलास्टिक होगी, ऐसा नहीं इलास्टिक नहीं होगी, लेस इलास्टिक, ठीक है। देन प्राइस रेंज, गुड्स व्हिच आर इन वेरी हाई प्राइस रेंज और आर इन वेरी लो प्राइस रेंज हैव इनइलास्टिक डिमांड। कोई भी गुड जो बहुत हाई प्राइस रेंज, जैसे हमने कहा प्रेस्टीजियस गुड्स, लेस इलास्टिक, या वेरी लो प्राइस रेंज, वो भी लेस इलास्टिक होते हैं। जो मीडियम प्राइस रेंज गुड्स होते हैं वो हाईली इलास्टिक। यस, ये कुछ क्वेश्चन दिए गए। डिमांड फॉर द गुड्स will tend to be more elastic if it exhibit which of the following characteristics? Correct, it represents a small part। नहीं, अगर small part में होगा तब तो less elastic होगा। The good have many substitute। yes, अगर किसी गुड्स के बहुत सारे सब्स्टिट्यूट होंगे तो वो गुड्स इलास्टिक होगा। It is necessary। no, necessary में वो less elastic होता। There is little time, short run में for the consumer to adjust the price range। तो शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं, शॉर्ट रन में वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा, तो शॉर्ट रन में भी लेस इलास्टिक होता है। कैसा होता है? लेस इलास्टिक। लॉन्ग रन में हाई इलास्टिक होता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। डिमांड फॉर द गुड्स व्हिच टेंड्स टू बी मोर इलास्टिक, ज्यादा, इफ एग्जिबिट फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। द गुड्स हैव मेनी सब्स्टिट्यूट। यस। द गुड्स इज लग्जरी। नहीं, लग्जरी होंगे तो कैसी होगी? हाई इलास्टिक। द गुड्स is a small part of consumer income। there is a greater due time for the consumer to adjust to change in the price। more elastic कब होगा? जब goods have many substitute। ठीक है, लग्जरी में तो भी जो लग्जरी होते हैं वो लेस इलास्टिक, लग्जरी जो होंगे वो लेस इलास्टिक। हाँ, हाई वैल्यू के जो होंगे लेस इलास्टिक होंगे। द गुड्स इज स्मॉल पार्ट, अगर स्मॉल पार्ट है तो भी लेस इलास्टिक होंगे। और ग्रेट डील ऑफ द टाइम कंज्यूमर टू एडजस्ट, ठीक है, ज़्यादा समय चाहिए कंज्यूमर को एडजस्ट करने के लिए, वो भी लेस इलास्टिक होंगे। जब भी समय में एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। तो ए इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल द डिमांड कैन बी फोरकास्टेड एक्यूरेटली। अच्छा, एक बात बताइए, क्या ये जो डिमांड का फोरकास्टिंग कर रहे हैं क्या ये एक्यूरेट हो जाएगा? नहीं बेटा, एक्यूरेटली फोरकास्टिंग नहीं होगी, ये एस्टिमेशन है, एक्यूरेट नहीं। एक्यूरेट जो एक्चुअल होगा वो डिफर करेगा। द मोर द नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट ऑफ द कमोडिटी मोर इलास्टिक इज द डिमांड। यस, ये तो ठीक है। डिमांड फॉर बटर इज परफेक्टली इलास्टिक। नहीं, परफेक्टली इलास्टिक कोई हाइपोथेटिक सिचुएशन है, किसी कमोडिटी के लिए आप कह ही नहीं सकते हो। गोल्ड ज्वेलरी विल हैव नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। नो बेटा, गोल्ड ज्वेलरी की नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी कैसे हो सकती है? ठीक है, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी तो किसकी होती है बेटा? बोलो, जो इंफीरियर गुड्स होते हैं, सस्ते प्रोडक्ट होते हैं, इनकम बढ़ती है तो उनकी डिमांड क्या हो जाती है? कम। ठीक है, लास्ट टॉपिक, डिमांड डिस्टिंक्शंस। कुछ टर्म है जिन्हें समझना है। एक वर्ड है प्रोड्यूसर गुड्स, एक वर्ड है कंज्यूमर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं? ये B2B मार्केट के लिए जो आउटपुट एक फर्दर बिजनेस में यूज करने के लिए गुड्स बनाए जा रहे हैं, मशीनरी वगैरह, वो आपके प्रोड्यूसर गुड्स कहलाएंगे। कंज्यूमर गुड्स वो कहलाते हैं जो कंज्यूमर के लिए, B2C मार्केट के लिए, कंज्यूमर के यूज के लिए जो गुड्स हो रहे हैं वो आपके क्या कहलाएंगे? कंज्यूमर गुड्स। तो प्रोड्यूसर गुड्स वो गुड्स हैं जो फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज किए जाते हैं। कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कंज्यूमर के फाइनल कंजम्पशन के लिए होते हैं। ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स लाइक एसी, फ्रिज, टीवी, जिनको आप ग्रेजुअली धीरे धीरे कंज्यूम करते हो वो ड्यूरेबल गुड्स कहलाएंगे। और नॉन ड्यूरेबल गुड्स जिन्हें हम पेरिसेबल गुड्स भी कहते हैं, जो जिन्हें हम एक बार में कंज्यूम करते हैं। जैसे मिल्क है तो 1 लीटर अगर हमने मिल्क दिया, हाफ लीटर, तो उसको एक बार अगर हमने कंज्यूम कर लिया तो खत्म हो गया। बट अगर हमने टीवी परचेज करी तो उसको हम ग्रेजुअली धीरे धीरे कंज्यूम करते हैं, उसका थोड़ा थोड़ा पार्ट हम यूज करते हैं और धीरे धीरे कंज्यूम करते हैं। तो ऐसे गुड्स को हम क्या कहते हैं? नॉन ड्यूरेबल, सॉरी ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं। डिराइव्ड डिमांड, ऑटोनोमस डिमांड हम पढ़ चुके हैं। जब एक आपकी डिमांड किसी दूसरे कमोडिटी की डिमांड की वजह से डिराइव होती है तो उसे हम क्या कहेंगे? डिराइव्ड डिमांड कहेंगे।
और जैसे हमने पेन और इंक की बात करी, तो इंक की डिमांड कैसी डिमांड है? डायरेक्ट डिमांड। अगर पेन खरीदा तो इनको खरीदनी पड़ेगी। ऑटोनोमस डिमांड आपकी इंडिपेंडेंट डिमांड किसी दूसरी कमोडिटी पर डिपेंड नहीं कर रही है। शॉर्ट रन डिमांड, लॉन्ग रन डिमांड। शॉर्ट रन क्या पीरियड जहां पर प्राइस चेंज को एडजस्ट कर सकते हैं, और लॉन्ग रन प्राइस चेंज नहीं एडजस्ट कर सकते। लॉन्ग रन जहां प्राइस के चेंज को आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। There are demand which arises as a result of change in price or income. Demand ultimately exists enough time is about to adjust the market. मतलब एक लंबे समय में जो लॉन्ग रन पीरियड में जो डिमांड हो गई वो आपकी लॉन्ग रन कहलाएगी, और शॉर्ट रन प्राइस में थोड़ा बहुत चेंज हुआ, इनिशियली कोई जो चेंजेस हुए कुछ समय के लिए, वो आपकी शॉर्ट रन डिमांड कहलाएगी। ठीक है। A good which cannot be consumed more than once is known as नॉन ड्यूरेबल। नॉन ड्यूरेबल को एक बार ही यूज करते हैं, ठीक है, ड्यूरेबल को बार बार। A relative price is a price expressed in terms of money, what you get paid for babysitting your cousin, the ratio of money price to another equal to money price। ये आपका relative price का ratio of one money price to another, relative price। With a fall in the price of the commodity, consumer real income increases, consumers real income increases, there is no change in the increases की वजह decreases कर दीजिए। अगर प्राइस कम हो जाते हैं तो हमारी परचेजिंग पावर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इससे हम कहेंगे कंज्यूमर की रियल इनकम क्या हो गई? बढ़ गई। यस, ये बेसिक पूरा डिमांड का चैप्टर था। अब वो स्टूडेंट जो सीए फाउंडेशन की अगर मैं बात करूं तो एक चैप्टर इंस्टीट्यूट ने नया इंक्लूड किया हुआ है जिसे हम कहते हैं फोरकास्टिंग ऑफ डिमांड। क्या कहते हैं? फोरकास्टिंग ऑफ डिमांड। फोरकास्टिंग करें हम, क्या कहें? डिमांड फोरकास्टिंग। डिमांड फोरकास्टिंग। हम लोग उसको मॉड्यूल से ब्रीफ रीडिंग कर लेंगे उसकी। ऐसा उसमें ज़्यादा कोई खास बात नहीं है। डिमांड फोरकास्टिंग का मतलब होता है फ्यूचर की डिमांड को एस्टिमेट करना। तो मॉड्यूल से उसकी रीडिंग करेंगे। नोट्स की उसमें ऐसा कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बातें आपकी इंपॉर्टेंट थी, यहाँ पे हमने सारी बातें आपके साथ में डिस्कस कर ली हैं, क्वेश्चंस के साथ में डिस्कस कर लिए हैं। बाकी फिर इसका एक टेस्ट में अपलोड कर दूंगा, और प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस भी और देने की कोशिश करूंगा, जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम प्रैक्टिस के माध्यम से रिवाइज कर लेंगे। जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो वहाँ पर कोई डाउट आता है तो कॉन्सेप्ट को देखिए, सारे क्वेश्चन लगभग आप आंसर कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू। होप एंजॉय किया होगा आपने क्लास को। थैंक यू।